1965 एक 6 लड़कों का ग्रुप पैसिफिक समुद्र के बीचों बीच फंस गया था और अचानक ही वहाँ का मौसम खराब होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ इतनी बड़ी लहरें बन गई थी। वो लहरें इनकी बोट को अपने साथ तेजी से बहाने लगी। ये तूफान इतना भयानक था कि इसने उनकी नाव को बस कुछ ही देर में तहस नहस कर दिया था, जिसके चलते ये सभी लड़के बची कुची बोट को कस के पकड़ लेते हैं और करीबन 8 दिनों तक समुद्र में बहते बहते ये आखिर में एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम एटा आइलैंड था। अब यहाँ तक ये सभी लड़के जिंदा थे और वो इसी सोच में खोए हुए थे कि शायद उन्हें बचाने रेस्क्यू टीम आने ही वाली होगी, लेकिन उनको इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में करीब 15 महीने तक उन्हें इसी आइलैंड पर रहना पड़ेगा और आने वाले दिनों में कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसे आप सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो की कहानी जब आप सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप देख रहे हो एक्रो इन्फो। सियोनी फेटाऊ, स्टीफन तेविटा फेटालार कोलो फेकाताऊ और मोनो सियोनी फिलिपे तताऊ, ये सारे लड़के सेंट एंड्रयूज एंजेलिका बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, जो कि टोंगा टपा के बड़े शहर नुको अलोफा में है। लेकिन एक दिन ये अपने स्कूल टीचर से परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से इन सभी ने डिसाइड किया कि ये अपनी बोर्डिंग स्कूल से भाग जाएंगे एक बोट को चुराकर, जिसको वो आगे जाकर फिजी या न्यूजीलैंड में भेज देंगे और इस बड़ी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। जबकि उन्होंने ये तक सोच लिया था कि वो किसकी बोट चुराने वाले थे। ये बोट एक मछुआरे की थी जो इन्हीं के स्कूल के पास रहता था, मिस्टर दिनियला ओहिला, जिसका बिहेव इन बच्चों के साथ ठीक नहीं था और इसी वजह से बच्चों ने इसकी बोट को चुना था। वो बच्चे इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे कि ये सफर उनके लिए आसान नहीं होने वाला, लेकिन उन्होंने ये भी सोच रखा था कि वो सफर इस बोरिंग स्कूल से तो बेहतर ही होगा। उसी दिन शाम के वक्त ये सभी बच्चे अपने स्कूल से निकलते हैं। उस मछुआरे से उसकी बोट कुछ देर के लिए उधार पर लेते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं, जबकि उस वक्त इन बच्चों को किसी ने नहीं देखा था। वो अपने साथ 2 दर्जन केले, कुछ नारियल और एक गैस बर्नल भी लेकर निकले थे। उन्होंने ये सोचा था कि उनके पास पूरा समुंदर है जहाँ वो मछलियाँ पकड़ेंगे जो पूरे सफर में उनका खाना बनेगी, इसीलिए वो इतना ही खाना अपने साथ लेकर आए थे। जबकि ये थे तो बच्चे ही, इसीलिए ये अपने साथ कोई भी मैप या कंपास लाना भूल गए थे, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। इनका सफर शुरू में तो अच्छा गुजर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे ही चीज़ें खराब होने लगी, क्योंकि अब ये बच्चे बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे थे। वो गलती ये थी कि उस रात वो सारे गहरी नींद में सो गए थे और उसी रात अचानक मौसम खराब हो गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी थी जो लहरों को इतनी तेज रफ्तार के साथ बहाती ले जा रही थी कि इनकी बोट यहाँ से वहाँ लहरों के साथ डगमगाने लगी, जिसके चलते इनमें से एक बच्चे ने बोट का मेन सेल ओपन कर दिया, लेकिन हवाएं इतनी तेज थी कि उसने उसे मिनटों में फाड़ डाला। अब सारे लड़के काफी मेहनत करने लगे थे इस बोट को कंट्रोल में लाने के लिए। उन्होंने बोट की रडर को लहरों की अपोजिट साइड की ओर घुमाया, लेकिन लहरों की रफ्तार इतनी थी कि उसने रडर को भी बुरी तरीके से तोड़ डाला। दरअसल ये रडर बोट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन अब वो टूट चुका था, तो ये लड़के चाहकर भी अब वापस नहीं जा सकते थे। इस तूफान में अब इनकी बोट बुरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसके बाद ये बोट करीब 8 दिनों तक इस समुंदर में तैरती रही। बच्चों ने जो खाना अपने साथ लाया था वो अब पहले ही खत्म हो चुका था। अब उन्होंने कोकोनट के शेल में बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया था, जबकि उन्होंने मछलियों को पकड़ने की खूब कोशिश की, मगर इसमें उनको सफलता नहीं मिली। कोकोनट में वो जो पानी जमा करते थे वो इतना कम होता था कि इन लड़कों को सिर्फ एक शिप सुबह और एक शिप शाम को पीने को मिलती थी। लेकिन 8 दिनों तक वो इस बोट पर तैरते हुए एटा आइलैंड के पास पहुंच गए। जब इन बच्चों ने आइलैंड को देखा तो उनको लगा कि यह आइलैंड उनसे मिस हुआ तो हमें आगे कोई जमीन भी मिल पाएगी या नहीं, इसका पता लगा पाना भी काफी मुश्किल है। इसीलिए बच्चों ने बोट को जैसे तैसे आइलैंड की शोर पर क्रैश करवा दिया। अब ये बोट बहुत बड़े चट्टान से जाकर टकरा गई थी, जिसकी वजह से वो टुकड़ों में टूट गई, जिसके बाद बच्चे तैरते हुए आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बच्चों ने एक केव को खोदा, वहां पर आराम किया और चैन की सांस ली। सियोने और स्टेफन इस ग्रुप में बाकी बच्चों से बड़े थे, तो इन दोनों ने ग्रुप के लीडरशिप का
काम आपस में बांट लिया था, जहां इनमें से एक बच्चा सबको सर्वाइवल के इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देता था और दूसरा हर बच्चे को केयर प्रोवाइड करवाता था, जबकि ये बच्चे हर दिन भगवान से अपने रेस्क्यू के लिए प्रे भी किया करते थे। हालांकि उन्होंने लीडरशिप के काम को आपस में बांट तो लिया था, लेकिन इन बच्चों में से किसी को भी सर्वाइवल का कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ सियोनी ही सर्वाइवल के कुछ ट्रिक्स जानता था, जो कि उसके फादर ने उसे बचपन में बताई थी। जिस आइलैंड पर ये सब आए थे वो एक माउंटेन और एक रॉकी आइलैंड था, जिस पर बहुत सारी पेनी क्लिप्स थी और इन क्लिप्स के नीचे इन लड़कों ने अपना बेड बनाया ताकि रात को सोते समय उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके। उन्होंने पेड़ पर स्टिक्स और शार्प स्टोन की मदद से होल बनाए थे ताकि उनमें से थोड़ी सी जगह बन पाए जहां वो बारिश के पानी को जमा कर सके, लेकिन प्रोसेस 4 से 5 दिन लगा देती थी इतना पानी जमा करने के लिए कि जितना वो पी सके। ये लड़के उन क्लिप्स के ऊपर चढ़ा करते थे ताकि ये कुछ सी बर्ड्स को पकड़ सके, ना ही सिर्फ खाने के लिए बल्कि पीने के लिए भी। हाँ दोस्तों, ये उन सी बर्ड्स का खून पीते थे अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए, और इस टाइम तक उनके पास कोई भी आग का सोर्स नहीं था, तो वो उन सी बर्ड्स को कच्चा ही खाया करते थे। लेकिन वो हर दिन आग को जलाने की पूरी कोशिश किया करते थे, लेकिन उनको हर बार नाकामयाबी ही मिलती थी। वो हर बार 2 वुड के पीसेस को आपस में रगड़ते थे इस कोशिश में कि आग जला पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। वो आग की महत्व को जानते थे, इसीलिए वो आग जलाने की हर रोज कोशिश करते थे, क्योंकि ये आग ही उनकी सर्वाइवल और रेस्क्यू का जरिया है और वही इस आइलैंड पर उन्हें जिंदा रख पाएगा। ये बच्चे कई बार बिना एक दूसरे को बताए जंगल में अंदर तक चले जाते थे और वहाँ पर रोककर दोबारा ग्रुप में आ जाते थे और ऐसा दिखाते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि इन बच्चों में आपस में बहुत सारे झगड़े भी होते थे, लेकिन आखिर में ये एक दूसरे को कैसे भी करके मना लेते थे। कोलो इन 6 लड़कों में से एक था। उसने एक दिन कुछ खराब तारों को उठाया जो टूटी बोट से मिले थे, कुछ लकड़ियों के टुकड़ों को और कोकोनट को इकट्ठा किया और इन सारी चीजों से एक गिटार बनाया, जिसको वो सारे लड़के बजाने लगे और नए नए गाने बनाने लगे। इनमें से एक गाना ये भी था। Moe whakalili fu oe ongo mo'ungu Kahasi atela ka guredo imoanga Ahoe ne puli piane tae ilo Siete kai moin alo ifofonga Ifokia te kita ai mate ki faitoka Ete no fopoate ihe motu tae ilo Asi ete tain fai muhe lava Kakoloto sia utu tene hagea लेकिन अब 6 महीने के बाद इनमें से एक लड़का आखिर आग को जला लेता है और यही एकलौता मौका था जहां वो पिछले 6 महीनों में पहली बार इतना ज़्यादा खुश हुए थे। वो खुश इसलिए भी थे कि अब उनको पका हुआ खाना खाने को मिलेगा और यही आग उनके वहाँ सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली थी। इनमें से एक बच्चा हर दिन उस आग की रखवाली करता था कि कहीं ये आग बुझ ना जाए और वो आग में जलने वाली चीज़ों को डालते रहते थे क्योंकि ये आग कभी ना बुझ पाए, और उन बच्चों ने आग को एक बार भी नहीं बुझने दिया। वो हर दिन कम से कम 2 सी बर्ड्स को पकड़ते थे ताकि वो अच्छी तरीके से खा सके और पी सके। लेकिन जब स्टीफन एक दिन सी बर्ड्स को क्लिप्स के ऊपर पकड़ने गया तब अचानक उसका पैर वहाँ से फिसल गया
और वो तेजी से नीचे गिर गया। वो जहाँ से गिर गया था वो एटा का सबसे ऊंचा माउंटेन था। स्टीफन जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर बाकी बच्चे उसके पास आए। जब उन्होंने स्टीफन को देखा तो स्टीफन एक पतले लेज पर आकर गिर गया था, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया था। बाकी के लड़कों ने स्टीफन को उठाया और उसको अपने कैंप की तरफ ले गए, जहाँ पर उन्होंने कुछ ब्रांचेस और पत्तों की मदद से स्टीफन की मरहम पट्टी की। जो भी चीज उस समय उनके हाथ लग पाई उस चीज को उन्होंने स्टीफन के पैर को सीधा रखने के लिए और घाव को भरने के लिए इस्तेमाल किया। बाकी के लड़कों ने ये डिसाइड किया था कि स्टीफन जब तक ठीक नहीं होता वो कौन सा भी काम नहीं करेगा, तब तक सारा काम हम करेंगे। स्टीफन का पैर रिकवर होने के लिए काफी महीने लगे, लेकिन वो पूरी रिकवर होने से पहले ही चलने लग गया था। लेकिन फिर भी उसके साथियों ने उसको काम नहीं करने दिया। वो चाहते थे जब स्टीफन पूरा रिकवर हो जाएगा तभी हम उससे काम करवाएंगे। हर दिन ये लड़के इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाया करते थे, इस होप में कि उनको कुछ नया देखने के लिए जरूर मिलेगा, जो कि उनके सर्वाइवल में मददगार साबित होगा। लेकिन एक दिन वो एटा के सबसे फ्लैट पार्क वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ क्या देखा, एक पुराना एबेंडेंट हुआ गाँव जो पूरी तरह से नाश हो रखा था। लेकिन वहाँ पर इन बच्चों को कुछ वेजिटेबल्स मिली और बहुत सारे चिकन्स, जो कि गाँव वाले वहाँ पर छोड़कर चले गए थे। अब ये बच्चे हर रात एक गेम खेलते थे, चिकन को पकड़ने का गेम। देखते ही देखते अब उनके पास 200 मुर्गियाँ हो चुकी थी, जिनको ये मारा नहीं करते थे, बल्कि ये उनको कोकोनट स्क्रैप खिलाते थे और अच्छी तरीके से इनकी देखभाल करते थे, ताकि इनको कांस्टेंट फूड सोर्स मिलता रहे, जो था अंडा। लड़के सिर्फ उस वक्त इन चिकन्स को मारा करते थे जिस समय मौसम खराब हो जाता था, क्योंकि खराब मौसम में ये क्लिप्स पर जाकर सीबर्ड्स को पकड़ना फ्रेकन नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने स्टीफन की हालत को देखा था और वो नहीं चाहते थे कि और कोई उस क्लिप से गिर जाए और उसकी भी हालत स्टीफन की तरह हो जाए। उन्होंने एक राफ्ट भी बनाई थी ताकि वो उस आइलैंड से निकल पाए। लेकिन जब वो इस आइलैंड से 1 मील दूर गए तो उनकी बनाई गई राफ्ट बीच में टूट गई थी, जिसकी वजह से उनको वापस तैरकर इस आइलैंड पर आना पड़ा। लेकिन अच्छा हुआ ये चीज उनके साथ हुई, क्योंकि अगर ये इस राफ्ट को लेकर आइलैंड से बहुत दूर निकल जाते और वापस इस आइलैंड पर नहीं आ पाते तो इनके लिए बिना मैप और कंपास के समुंदर में जिंदा रह पाना काफी मुश्किल था। अब क्या पता उनको ऐसा आइलैंड दोबारा मिल भी पाता या फिर नहीं। कुछ वक्त के बाद इन लड़कों ने रेस्क्यू की सारी होप छोड़ दी और उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि शायद उन्हें बाकी की जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजरनी पड़ेगी, और इसीलिए उन्होंने परमानेंट शेल्टर बनानी शुरू कर दी और वेजिटेबल्स के फील्ड्स और गार्डन को भी बनाना शुरू कर दिया था, जो कि 100 साल पहले यहाँ पर गाँव वाले छोड़कर चले गए थे। इन सारे लड़कों ने सारे कामों को आपस में बांट लिया था, जैसे गार्डन को संभालना, मुर्गियों का ध्यान रखना और आग को जलाए रखना। इसके साथ वो हर रोज एक्सरसाइज भी करते थे, इस डर से कि कहीं आलसी ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के आइलैंड पर आलस करना मौत को बुलावा देने के बराबर है। उन्होंने बैडमिंटन भी बनाया था जहाँ वो बैडमिंटन खेला करते थे। लेकिन एक दिन जब वो इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको कुछ आदमियों की हड्डियां मिली। उनका ये मानना था कि ये सारी हड्डियां शायद उन्हीं आखिरी लोगों की है जो इस आइलैंड पर फंस गए थे। इसके बाद उन्होंने इन हड्डियों के ढांचे को उठाया और उसे अच्छी तरह से फ्यूनरल किया और भगवान से प्रे करने लगे कि हमें जल्द से जल्द रेस्क्यू करवा दे ताकि हमारी हालत भी इनकी तरह ना हो। लेकिन दूसरी तरफ पीटर वार्नर एडवेंचर पर निकले थे। अगर आपको इनके बारे में बताऊं तो ये आर्थर वार्नर के सबसे छोटे बच्चे थे, जो कि एक समय के ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पावरफुल इंसान थे, जो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में रोल करते थे। वो पीटर को भी अपनी तरह बनाना चाहते थे, लेकिन पीटर के सपने कुछ और ही थे। पीटर को हमेशा से एक मछुआरा बनना था और इसीलिए वो एक नाव लेकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एडवेंचर पर निकले थे। इसकी बोट का नाम जस्ट डेविड था। 1966 में पीटर मछलियां पकड़ के वापस अपने घर टोंगा जा रहे थे और इसी बीच वो एटा आइलैंड के नजदीक से निकल रहा था। तभी पीटर के साथी ने आइलैंड पर इंसानों की आवाज सुनी, लेकिन पीटर को लगा शायद उन्होंने किसी सी बर्ड्स की आवाज को सुना है, क्योंकि उस आइलैंड पर कोई नहीं रहता था।
फिर भी पीटर ने इस आइलैंड के पास जाने का डिसाइड किया कि आखिर वहाँ कोई है या नहीं। जैसे ही वो आइलैंड के पास गए तो पीटर ने वहाँ आग के धुएं को नोटिस किया, तो उन्हें कंफर्म हो गया था कि वहाँ पर कोई न कोई इंसान जरूर है। लेकिन वो फिर भी आइलैंड के ज़्यादा पास नहीं गया, क्योंकि उसने अपने शहर में ऐसी कई कहानियाँ सुनी थी कि इस तरह के आइलैंड पर टोंगा से भागे हुए कैदी रहते हैं। लेकिन फिर भी पीटर आइलैंड के पास जश डेविड को लेकर जा रहा था, और ऐसा पहली बार नहीं था कि कोई शिप आइलैंड के पास से गुजर रही हो, बल्कि इन लड़कों ने 4 शिप्स को वहां से जाते देखा था। जब तक वो शिप्स इन लड़कों को देख पाती, इससे पहले ही चली जाती। लेकिन उस दिन 6 लड़कों में से एक ने जश डेविड को आइलैंड के पास आते हुए देख लिया था, और उसने अपने बाकी के साथियों को भी इसके बारे में बताया, और वो सभी पानी में कूद गए और शिप के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े ही परफेक्ट तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में पीटर से बात की और पीटर को समझाया कि जहाँ तक हमारे हिसाब से हम आज से 15 महीने पहले हमारे बोर्डिंग स्कूल से भागे थे और इस आइलैंड पर आकर फंस गए थे। जब पीटर ने उनकी बात सुनी तो पहले तो उनको इन बच्चों पर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर इन बच्चों ने 15 महीनों तक इस आइलैंड पर सर्वाइवल कैसे किया। फिर उसने कंफर्म करने के लिए टोंगा टापू पर रेडियो के मदद से वहाँ एक मैसेज भेजा, जहाँ उसने उनको बताया कि मुझे 6 लड़के बिना किसी कपड़ों के नग्न अवस्था में मिले हैं, जिनके बाल काफी बड़े हैं, और उनका कहना है कि वो पिछले 15 महीनों से अपने बोर्डिंग स्कूल से भाग गए थे और इस आइलैंड पर फंस गए। अब सारे बच्चे शिप पर खड़े खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, क्या हम घर पर जा भी पाएंगे या नहीं। 20 मिनटों के बाद रेडियो के सामने से एक आवाज आई। एक ऑफिसर पीटर से बात करता है और कहता है कि तुम्हें वो मिल गए, ये तो करिश्मा हो गया, क्योंकि सभी ने ये समझ लिया था कि ये सब मारे गए हैं और सब ने इनका फ्यूनरल भी कर दिया। अगर ये वही है तो ये सच में कोई चमत्कार है। जिसके बाद पीटर उन्हें वापस टोंगा टापू पर ले जाता है, जहाँ एक और मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मिस्टर तनिएला ओहिला। हाँ दोस्तों, ये वही मछुआरा था जिसकी बोट इन बच्चों ने चुराई थी। तनिएला ने उन बच्चों को टोपा में पहुंचते ही उन पर बोट्स को चुराने के चार्जेस लगा दिए, जिसकी वजह से उनको तुरंत सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तनिएला ने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर ये बच्चे किस कंडीशन में रहकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। ये सब होता देख पीटर को काफी बुरा लगा, जिसके चलते उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जहां उसने इन बच्चों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लिया। इस डॉक्यूमेंट्री से जितने भी पैसे आएंगे वो तेनिएला को उसकी बोट की जगह पर देगा, और तेनिएला अपने चार्जेस को वापस ले लेगा और बच्चे जेल से बाहर आ पाएंगे। जब यह आइडिया पीटर ने बोट के मालिक को सुनाया तो वो भी मान गया और उसने अपने चार्जेस वापस लिए, जिसके चलते वो बच्चे फाइनली जेल से बाहर आ चुके थे और अपनी फैमिली से मिल पाए। इसके बाद स्टीफन को डॉक्टर के पास भी भेजा गया। जब डॉक्टर ने उसकी टेम्पररी मरम्मत को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी तरीके से स्टीफन के पैरों को स्टिक की मदद से स्ट्रेट किया था, जिसकी वजह से स्टीफन दोबारा से चल पाया। रेस्क्यू के बस कुछ हफ्तों बाद ही ये सभी लड़के पीटर के साथ वापस उस आइलैंड पर पहुंच गए थे, ताकि ये उस डॉक्यूमेंट्री को अच्छी तरीके से बना पाए, जिसको उसी साल 1966 में ऑस्ट्रेलियन टीवी पर एथर किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री आज भी यूट्यूब पर ऑफिशियली पब्लिश है, जिसको आप देख भी सकते हो। इसके बाद पीटर ने उन लड़कों को अपनी क्रूमेंट में शामिल भी कर लिया, वो इस सोच में कि उन्होंने इतने खतरनाक सर्वाइवल को इतनी कम उम्र में मात दी, तो मैं इनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर करना ना भूलना। तो मैं मिलूंगा अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।